नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ड्रैकुला उपन्यास का प्रथम अध्याय। लेखक ब्रेम स्टोकर। रोमानी प्रदेशों के पुराने किले अभिशप्त हैं। अनेक खंडर एवं पुरानी हवेलियों में प्रेतात्माओं के साए तैरते रहते हैं। ऐसी अफवाहें मैंने सुनी थी, किस्से कहानियों में भी पढ़ा था, किंतु मैं इन अफवाहों के प्रति गंभीर ना हो सका। मेरे विचार से ये अफवाहें होती ही इसलिए हैं कि दानिशमंद व्यक्ति उस पर यकीन ना करे, और वही मैंने किया। मैं लापरवाह बना रहा, वक्त गुजरता रहा, किंतु अफवाहों का बाजार ठंडा ना हुआ तो मेरे मन में हल्का उत्सुकता का अभ्युदय हुआ, और उत्सुकता ने जिज्ञासा, और फिर जिज्ञासा ने तीव्र इच्छा का रूप ले लिया। कुछ दिनों तक मैं जाऊं न जाऊं के हिंडोले पर झूलता रहा, और अंततः मैं रोमानिया की ओर रवाना हो गया। ट्रेन द्वारा सफ़र करते हुए जब मैंने कार्पेशियन की पहाड़ियों में प्रवेश किया तो मुझे लगा जैसे मैं अन्य किसी लोक में आ गया हूँ। वहाँ का दृश्य इतना मनोरम था कि एक पल के लिए विषय में विमुग्ध सा होकर रह गया। यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली ही हरियाली। प्रकृति ने सारा सौंदर्य जैसे वहाँ ही उड़ेल दिया। लगभग 4:30 बजे मैं विस्त्रेज स्टेशन से चलता हुआ होटल गोल्डन टार्न के गेट तक पहुँचा। होटल क्या था? एक सराय जैसी इमारत थी। निकट ही उस होटल की मालकिन, जो कि लगभग 40 के पेटे में पहुंची होगी, एक भारी शरीर की औरत थी, और उस समय वह टहल रही थी। उसका चेहरा दम तोड़ती धूप में दमक रहा था। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके होठों पर एक शौक की मुस्कान सी उभरी। उसकी इस मुस्कान को व्यावसायिक मुस्कान का दर्जा भी दिया जा सकता है, और वह मेरी ओर तेजी से बढ़ी। अगर मैं भूल नहीं करी तो आप शायद मिस्टर जोनाथन आर्थर हैं? वह मेरे निकट पहुंचे हुए स्वागतम स्वर में बोली। जी हाँ, आपका विचार दुरुस्त है। मैंने उसकी मुस्कान का जवाब मुस्कान से देते हुए कहा। मुझे ही जोनाथन आर्थर कहते हैं। मैं लंदन से आया हूँ। सुस्वागतम। अधेड़ औरत के होठों पर उभरी मुस्कान गहराई। मेरा होटल इस योग्य तो नहीं कि आपको पूर्ण सुविधा प्रदान कर सके, फिर भी हम अपनी ओर से पूरी चेष्टा करेंगे। जी धन्यवाद, मैंने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अधेड़ औरत ने निकट खड़े व्यक्ति को सामान उठाने का संकेत किया और मेरी ओर मुड़ते हुए बोली, जी आपके नाम एक पत्र है। पत्र? मैंने किंचित विस्मय से कहा। जी हाँ। कहने के बाद अधेड़ औरत ने एक लिफाफा निकाला और मेरे हवाले कर दिया। मैंने लिफाफा खोला तो भीतर एक कागज मौजूद था। मैंने पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मेरे दोस्त, अनवरत प्रतीक्षा के बाद तुम्हारा आगमन हुआ। कृतज्ञ हूँ। साथ ही इन पहाड़ियों में तुम्हारा स्वागत भी करता हूँ। लंदन से लेकर यहाँ तक की यात्रा प्रीति कर रही होगी। अपेक्षा करता हूँ रात भर जमकर सोने के बाद प्रातः 3 बजे बिस्तरेज पहुँच जाना। वहाँ से बुकोबिना जाने वाली डाकगाड़ी में तुम्हारे नाम एक सीट रिजर्व है। तुम बोगी दर्रे पर उतरना। वहाँ मेरी बग्घी होगी। बग्घी तुम्हें मेरे महल तक पहुंचा देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा महल व यहाँ के वातावरण में मौजूद मोहक प्राकृतिक संपदा तुम्हारा मन मोह लेगी। शेष मिलने पर। काउंट ड्रैकुला। मैंने चेयर पर फैलकर बैठने के बाद सामने बैठे होटल के मालिक व मालकिन की ओर देखा और अपनी टांगने सामने की ओर फैलाते हुए कहा, मैं आप दोनों से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। जानकारी? अधेड़ औरत चौंकी। जी हाँ, फरमाइए। अगर हमारे योग्य सेवा हुई तो अवश्य करेंगे। मेरा मतलब है आपको बताएंगे। मैं काउंट ड्रैकुला के विषय में जानना चाहता हूँ। क्या? अधेड़ औरत चीख पड़ी। उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं और मैं स्तब्ध रह गया। काउंट ड्रैकुला के जिक्र मात्र से ही मैंने अधेड़ औरत के अस्तित्व को सिकुड़कर उसकी आंखों में समेटते फिर लुप्त होते हुए महसूस किया। उसकी बगल में बैठा अधेड़ तो सकते में आ गया था। शरीर पत्थर के बुत में तब्दील हुआ और आंखें फैलकर शून्य में टंगी रह गई थी। जी हाँ, मैंने किंचित विस्मय से कहा। मुझे काउंट के पास ऑफिस के काम से जाना है। वहां जाना है?
दोनों पुनः उछले, इस प्रकार जैसे कुर्सी के ठीक उस स्थान पर जहां बैठे हुए थे अनगिनत जहरीले कांटे उगाए हों। तत्पश्चात वे जड़ से होकर रह गए। क्या बात है? मैंने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा। आप लोग काउंट के जिक्र पर कुछ घबरा से गए? न, न, नहीं, अधेड़ दंपति ने तेजी से स्वयं को संभाला था। उत्तर औरत ने ही दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ तो है। मैंने उनकी आंखों में झांकने का प्रयास किया। वहां मुझे भय के अनगिनत साए गर्दिश करते नजर आए। दोनों कुछ ना बोले। कुछ देर बाद, जी आप वहां जाना स्थगित नहीं कर सकते? औरत ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मेरा तो वहां जाना आवश्यक है। ओह, औरत कसमसाई। क्यों, क्या मेरा वहां जाना उचित नहीं? मैंने स्थिर स्वर में पूछा। मेरी खोजी दृष्टि से उनके चेहरे पर घूम रही थी। ना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा आशय है कि अगर आप आज ना जाते तो अच्छा था। औरत ने सकपकाए लहजे में कहा। जब जाना ही है तो रुकने से क्या फायदा? इसका मतलब है कि आप जाने का पक्का फैसला कर चुके हैं? अधेड़ औरत ने गंभीर स्वर में कहा। जी हाँ, काम जरूरी है, जाना तो होगा ही। मैं आज आपको रोक रही थी, इसके पीछे एक विशेष प्रयोजन था। प्रयोजन? मैं चौंक पड़ा। जी हाँ, आज 4 मई है। 4 मई यानी कि सेंट जॉर्ज दिवस। जी हाँ, किंतु? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी यात्रा से सेंट जॉर्ज दिवस व 4 मई का क्या वास्ता? वास्ता है, अधेड़ औरत ने गंभीरता से सिर हिलाया। आज के दिन संसार की समस्त अच्छी बुरी प्रेतात्माएं जाग जाती हैं। रात्रि घिरते ही उनका तांडव शुरू होगा और जंगल व बस्तियों पर उनके खौफनाक साए लहराने लगेंगे। ओह, बस इतनी सी बात? मैं हंसा। हमें इतनी सी बात ना समझिए। औरत के स्वर में आतंक उभरा। इस समय आप संसार के सबसे अधिक प्रेतग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की निम्न स्तरीय मानसिकता में परिवर्तन करने हेतु ही तो मैं यहाँ आया हूँ, जिससे कि मेरे अनुभव उन्हें दकियानुसी विचारों से निकाल सके। उनकी समझ में आए कि भूत प्रेत पिशाच ये सब कल्पना व भ्रम है, इनमें जरा भी वास्तविकता नहीं है। तो आप? औरत पूरी तरह भयभीत हो गई। अधेड़ पुरुष के चेहरे पर भी खौफ मंडराने लगा। आप लोग व्यर्थ डर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं है। दोनों ने इस प्रकार से हिलाया जैसे कोई उनकी गर्दन दबा रहा हो। मैंने महसूस किया कि मेरे शब्द उन्हें ढांढस नहीं वरन उनके भीतर बैठे भय को, विषधर को झंझोड़ झंझोड़ कर जगा रहे हैं। कुछ देर बाद, अगर आपने जाने का पक्का निर्णय ही ले लिया है तो जाइए। पुरुष का व्यथित किंतु भयभीत स्वर उभरा। बाहर बग्गी तैयार खड़ी है। इस गाड़ी से आप बोगी दर्रे पर उतर जाना। गाड़ी आपको वहां उतारकर बुकोबिना की ओर रवाना हो जाएगी। ठीक है, मैं बोला और उठ गया। तत्पश्चात मैं तैयार होकर जब बग्गी तक पहुंचा तो कई मुसाफिर बैठ चुके थे। कुछ निकट ही खड़े सरगोशी करने के से अंदाज में बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में भी भय के साए थे। बग्गी की ओर बढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि उनकी बातों का केंद्र मैं ही था। मुझे इंगित करते हुए कोई एक दूसरे से कुछ कहता, प्रणाम स्वरूप वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगता। मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर वह रोमांचित हो उठे। तत्पश्चात यही रोमांच भय में तब्दील होकर रह जाता। ठहरिए औरतर साहब। सहसा मेरे पीछे से होटल की मालकिन का स्वर उभरा। मैं ठिठक गया। वह निकट पहुंची। उसके हाथ में एक चैन थी। नीचे पवित्र क्रॉस का लघु आकार लटका हुआ था। जब तक मैं कुछ समझ पाता उसने क्रॉस मेरे गले में डाला और अवरुद्ध कंठ से बोली, एक माँ की ओर से एक पवित्र उपहार, जो कि संकट की घड़ी में तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। लेकिन मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। इसे अपने गले से मत उतारना, तुम्हें मेरी सौगंध। उसकी आंखें छलक पड़ी। मैं विवश हो गया। न जाने क्यों मेरे भीतर उस औरत के प्रति कृतज्ञता का भाव जागा। वह सचमुच एक माँ की तरह फिक्रमंद नजर आई थी। मैंने ऐसा ही करने हेतु सहमति में सिर हिलाया और उसने पांव गाड़ी की ओर बढ़ा दिए। गाड़ी हिचखुले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर नीचे ऊंचे हरे भरे दरख्त थे। आड़ू के पेड़ की कतारें थी और कच्ची पगडंडी पर बग्गी बढ़ती चली जा रही थी। कब्रिस्तान, मेरे कानों से एक फुसफुसाता स्वर टकराया। मैं चौंक पड़ा। इस शब्द के बाद मैंने सबके चेहरों पर हल्दी सी पुतली महसूस की।
आंखों से झांकते भय के साए दिखने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सचमुच बग्घी एक कब्रिस्तान से गुजर रही थी। ऊंची नीची कब्रें, एक पेड़ के नीचे और दो पवित्र सलीबें खड़ी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे निकट मुसाफिरों ने सीने पर क्रॉस बनाया और प्रार्थनापूर्ण अंदाज में बुदबुदाने लगे। गाड़ी एक ठंडी घाटी में उतरी। यहाँ ठंड अधिक थी। सनसनाती हवा सीने को चीरती सी महसूस होती थी। मैंने सीट की पुष्ट पर टेक लगाई और अपनी आंखें मूंद ली। मैं अभी कुछ सोचने का प्रयास कर रहा था कि मेरे कानों से चंद शब्द क्षणिक अंतराल के बाद टकराए। खूनी प्रेत, जीवित पिशाच, वो भेड़िया जो खून पीता है। मैंने पुनः आंखें बंद कर ली। इन सारी अफवाहों के बारे में मैं ड्रैकुला से विस्तृत जानकारी लूंगा, मैंने मन ही मन सोचा। मुझे प्रार्थना न करने के स्थान पर चुपचाप बैठा देखकर एक ने आश्चर्य से कहा, ओह गॉड, क्या इस आदमी को मृत्यु का भी भय नहीं? प्रत्युत्तर में मैंने उसे घूर कर देखा। वह सक पकाकर मेरी ओर देखने लगा। आंखें बंद किए ही मैंने महसूस किया कि न केवल बग्घी की रफ्तार तेजी आई है, वरन शरीर को लग रहा है शिकोली भी तेजी से उठ रहे हैं। मैंने आंखें खोली। बग्घी इस वक्त जहां पहुंची थी वो मार्ग उबड़ खाबड़ था। छोटे गहरे गड्ढे बग्घी के पहियों को उछाल देते थे। कोचवान पूरी निर्दयता से घोड़े पर कोड़े फटकार रहा था। घोड़े मुंह से झाग निकालते हुए हाँफ रहे थे। एक तो छोटे बड़े गड्ढे, दूसरी चढ़ाई घोड़ों को पस्त किए दे रही थी। कोचवान, मैंने घोड़ों को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि हम बग्घी से उतर जाएं और चढ़ाई समाप्त होते ही पुनः सवार हो जाएं। हरगिज नहीं, कोचवान कोड़े फटकारते हुए सख्त स्वर में बोला। अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसी भूल की तो शायद ही बच सके। कि क्या? हाँ साहब, यहाँ भेड़ियों को मात करते ऐसे आदमखोर कुत्ते हैं जो जीवित इंसानों को भगोड़ डालते हैं, हड्डियों तक नहीं छोड़ते हैं। ओह, मैंने ठंडी सांस ली। तत्पश्चात वहां पुनः उसी पैने सन्नाटे का साम्राज्य हो गया। सुदूर दूर तक फैला जंगल, वातावरण को भयावह बनाता पैना सन्नाटा। अंधेरा द्रुत गति से अपने पांव पसारता जा रहा था। मैंने वातावरण की भयानकता का एहसास किया तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में भय भरी सिरहंसी दौड़ती महसूस हुई। मैं झुरझुरी से लेकर सीधा हो गया। मैंने अपने सामने बैठे मुसाफिरों के चेहरों की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय की अनगिनत परछाइयां तैर रही थी। मैं पुनः बाहर फैली अंधकार की गहरी काली चादर को घूरने लगा। तभी दूर फैले दरख्तों के मध्य रोशनी का तेज धमाका हुआ। ठीक जैसे बिजली चमकी। मैं सिहर उठा। अन्य मुसाफिरों के कंठ से तो घुटी घुटी चीख निकल गई। कोचवान ने भयभरी दृष्टि से एक बारगी मेरी ओर देखा। तत्पश्चात घोड़ों पर हिल पड़ा। घोड़े सरपट भागे। यहाँ सड़क कुछ अच्छी थी। और तेज, और तेज, एक मुसाफिर कांपते स्वर में बोला। कृपया और तेज करके घोड़े को हाँको। हाँ हाँ, तेज तेज, दूसरा मुसाफिर बोला। और फिर सभी घोड़ों को और तेज हाँकने का अनुरोध करने लगे। सहसा नीली रोशनी का तेज प्रकाश पुनः कौंधा और लुप्त हो गया। यात्री भय से चीख पड़े। साथ ही वे सीने पर क्रॉस बनाते हुए प्रार्थनाएं भी करते जा रहे थे। कोचवान पूरी शक्ति से घोड़ों को भगाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी ही देर में बग्घी एक बस्ती के निकट पहुंची। मैंने महसूस किया कि वहां पहुंचते ही यात्री बुरी तरह सहम गए। मैंने उनकी ओर देखा तो सभी आतंक भरी दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखते नजर आए। मेरी ओर देखते हुए वे विचित्र इशारे कर रहे हैं। साहब, सहसा कोचवान ने घोड़ों की रास खींचते हुए कहा, साहब, हम बोगी दर्रे पहुंच चुके हैं। ओह, मैं झटके से सीधा हुआ। मैंने अटैची संभाली। साहब, आपकी बग्घी नहीं आई? क्यों ना आप हम सबके साथ बुकोबिना चले चले, सुबह आ जाइएगा। कोचवान बोला, जंगली रास्ते के इस तीखे वातावरण में अकेले रुकना ठीक नहीं है। समय क्या हुआ है? 11 के आसपास का समय होगा। कोचवान ने लैंप की पीली रोशनी में मेरे चेहरे को यूं आशा भरी दृष्टि से देखा जैसे मैं समय जानने के लिए उसके साथ बुकोबिना चल दूंगा। अरे 11 ही तो बजे हैं अभी। जी हाँ, कोचवान बोला, आज हम 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं। शेष 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचना हो पाता था। खड़ 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 आवाज हुई। इसके पूर्व ही मैं कुछ कहता कि एक पथरीले मार्ग पर स्वर उभरा। बग्घी आ गई, मैं बुदबुदाया, और मेरा ख्याल दुरुस्त था। चंद सेकंड बाद ही एक आलीशान बग्घी रास्ते में दिखाई पड़ी, जो पथरीले मार्ग पर बढ़ती हुई निरंतर हमारी ओर बढ़ती चली आ रही थी। लैंप की रोशनी में मैंने देखा बग्घी में 4 बढ़िया किस्म के घोड़े जुते हुए थे। कोचवान की सीट पर बैठे व्यक्ति के शरीर का रंग उल्टे तवे की तरह काला था।
चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सिर पर रखे हैट को उसने चेहरे पर झुका रखा था। यात्री उस बग्घी को देखते ही सहम गए और तेजी से सीने पर क्रॉस बनाने लगे। बग्घी रुकी। आज 11 बजे ही पहुंच गए मित्र, कोचवान ने मेरी गाड़ी के कोचवान की चिपती दृष्टि से देखते हुए कहा। जी जी हाँ, इन साहब को जरा जल्दी थी, यहाँ शीघ्र से शीघ्र पहुंचना चाहते थे। कोचवान थरथर कांप रहा था। तुमने ठीक कहा, शायद यही वजह थी कि जिसके कारण तुम इन साहब को बखूबी न जाने हेतु प्रेरित कर रहे थे। नहीं, कोचवान के कंठ से खुटी खुटी चीख निकल गई। भय से थरथर कांप उठा और वह निर्दयता से मुस्कुराया। मेरे कान हवा से बातें करने वाले इन घोड़ों से भी तेज हैं। मुझे इस प्रकार धोखा नहीं दिया जा सकता। वह मुस्कुराते हुए सरसराते स्वर में बोला। मैंने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस किया। मुस्कुराते हुए उसके सफेद दांत चमक उठे। उसे देखते ही बरबसी किसी शिकारी कुत्ते के दांतों की याद ताजा होती थी। उसके इन शब्दों की सुनकर कोचवान का डर कई गुना बढ़ गया था। साहब का सामान मुझे पकड़ा दो, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कोचवान हिला। उसने सामान उसकी ओर बढ़ाया। भारी भरकम व्यक्ति ने द्रुत गति से सामान पकड़ा और मुझसे बोला, आइए आप भी उतर आइए। मैं उतरा। उस व्यक्ति ने इतना अवसर भी नहीं दिया था कि मैं अपने सहपाठियों से विदाई के कहे जाने वाले औपचारिकतापूर्ण शब्दों को बोल पाता। मैं आलीशान बग्घी की ओर बढ़ा और मेरे बैठते ही घोड़ों को ऐसे एड़ लग गई कि वे हवा से बातें करते बग्घी को उसी पथरीले रास्ते पर उड़ाए लिए जा रहे थे जिधर से वे आए थे, और मैं सिकुड़ सिमट कर बग्घी को लग रहे हिचकोलों में झूलने सा लगा।